नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, स्वागत है आप सबका आज के अपने इस सत्र में। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। पीवाईक्यू श्रृंखला हम लोग कर रहे थे। आरओ की जो परीक्षाएं पूर्व वर्षों में हुई हैं, उन वर्षों में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनको लेकर के ये श्रृंखला चल रही थी। आरओ री एग्जाम 2025 पीवाईक्यू श्रृंखला करके। तो मैंने रिवर्स में पीवाईक्यू श्रृंखला कराना आप लोगों को शुरू किया था, और उसमें 2024 जो निरस्त परीक्षा थी 11 फरवरी 2024, वहां से शुरू करके 2024, फिर 2021, 2020, 2017 ऐसे करके हम लोग पीछे की ओर आए हैं। उसी में आज जिस सत्र का हम लोग, जिस वर्ष का हम लोग करेंगे वो है वर्ष 2020। तो आज के दिन वर्ष 2020 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर, 2010 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और 2010 अंतिम है। ठीक है, आज के दिन 2010 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक से मैराथन क्लासेस, मैराथन सेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग किताबों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरओ प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर के, उन किताबों को लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैराथन सेशंस करेंगे। एक बार में कई कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लोग क्लास से अभी तक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सब लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। सचिवालय श्रृंखला के अंतर्गत आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2010 के क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। और पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थानापन्न अक्षर क्या है? What is the substitute letter for question mark in the following? ओके, तो मिसिंग टर्म का क्वेश्चन दिया गया है। अंदर लिखे हुए हैं हमारे सामने अक्षर ई क्यू क्वेश्चन मार्क आई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये हमको बताना है। और बाहर हमारे सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं 8 7 6 4 5 2 3 9 करके। आओ जरा देखा जाए, पकड़ा जाए कि क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है। ये 4 सेक्टर्स में बटा हुआ है, ये फिगर 4 सेक्टर्स में बटा हुआ है, और एक एक सेक्टर लेकर के उठाना शुरू करो। जैसे अगर हम इस वाले सेक्टर को केवल उठाते हैं, केवल ये वाला सेक्टर, तो यहां लेटर कौन सा लिखा है? आई। बाहर की संख्याएं क्या है? 5 और 4। यदि 5 और 4 इनको आपस में जोड़ दें तो कितना आता है? 9। और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की प्लेस वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर हम 3 और 2 को आपस में जोड़ दें तो कितना आता है? 5। और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ई की। 9 प्लस 8 को जोड़ते हैं तो आता है 17। और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? क्यू की। यानी बाहर लिखी संख्याओं को जोड़ने पर जो नंबर आएगा, उस नंबर पर, उस पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू पर कौन सा अक्षर आता है वो हमको यहां पर लिखना था। तो 7 + 6 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहां पर एम आना चाहिए। ऑप्शन में एम दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एफ संबंध है इस आकृति से तो आर संबंध होगा किससे? ऐसा एक क्वेश्चन शायद 2013 वाले सेट में भी पूछा गया था। ठीक है, वहां पर भी कुछ आकृति का संबंध करके दिया हुआ था। तो आओ जरा चेक करते हैं कि ये वाली जो आकृति है, ये जो एफ जैसी आकृति दिख रही है, वो इस आकृति से कैसे संबंधित है? रोटेट किया गया है, रोटेट किया गया है। तो कैसे रोटेट किया गया है? ये एफ वाली आकृति को अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं राइट में, तो ये तो नहीं बनना, ये नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था। अगर ऐसे रोटेट कर दें तो वो ये वाला हिस्सा लेफ्ट में होना चाहिए था, है कि नहीं? तो फिर अच्छा ठीक, देखो क्या चल रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये जो पहली वाली आकृति है, मान लीजिए जैसे ये एफ की आकृति है, ये एफ की आकृति, ठीक। इस एफ की आकृति से मुझे इस वाली आकृति पर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? पहले स्टेप में मैंने क्या किया? पहले इस स्टेप में इस आकृति को मैंने रोटेट कर दिया। अब जब इस आकृति को मैं रोटेट कर दूंगा तो ये आकृति बनी आफ्टर रोटेशन। ठीक है, रोटेट कर दिया। अब इस आकृति का क्या ले लिया जाए? मिरर इमेज ले लिया जाए। अगर इस आकृति का मैं मिरर इमेज लेता हूं तो मुझे ये आकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी इस आकृति से हमें इस आकृति पर पहुंचना है, लेकिन बीच में ये इंटरमीडिएट एक स्टेट आएगा जिसको हमको पार करना होगा। डायरेक्टली हमें इस आकृति से ये आकृति नहीं मिल रही है। ठीक,
अगर हम केवल इस आकृति को रोटेट करके इस आकृति पर पहुंचना चाहते हैं तो रोटेट हम एक बार करेंगे तो ये आकृति मिलेगी, दोबारा करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी लाइन, तिबारा करेंगे तो ये लाइन ऊपर हो जानी चाहिए, चौथी बार में फिर यही आकृति आ जाएगी। यानी इस आकृति से डायरेक्टली ये आकृति हमको रोटेट करके नहीं मिल रही है। क्या है, इस आकृति को हमने एक बार रोटेट किया तो ये आकृति मिली, और इस आकृति का हमने क्या किया, मिरर इमेज निकाला तो ये आकृति हमको मिली। तो हमको लॉजिक पता लग गया कि इस आकृति का पहले क्या करना है, पहले एक बार रोटेशन किया है, फिर मिरर इमेज किया है, तब हमको ये आकृति मिल गई है। सेम काम अगर हम इसमें करें, किसमें, आर में, ये आर वाली जो आकृति दी गई है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, एक बार रोटेट करें इसको, तो एक बार रोटेट करने पे तो हमको ये आकृति कैसी मिल जाएगी, ये ऐसी आकृति मिलेगी रोटेट करने पर, यही आकृति मिलेगी ना रोटेट करने पर। तो रोटेट करने पर हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये आकृति मिल गई। अब अगर इस आकृति का मिरर इमेज हम उठा लेते हैं तो इसका मिरर इमेज हमारे सामने क्या आएगा, ये आकृति आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, इसका मिरर इमेज ये आकृति हमारे सामने आना चाहिए। तो इससे ये आकृति हमको मिलेगी, ऐसी आकृति हमको कहीं ऑप्शन में दी गई है, तो ऐसी आकृति ऑप्शन में हमको दी गई है ऑप्शन नंबर ए पर, तो ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो बी वाले में ये वाली आकृति दी गई, पर ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर ये बनेगा, ऑप्शन में दिया है, तमाम बच्चे इसको गलत कर डालेंगे अब, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने ये रहा, क्या कहता है, कहता है यदि सीपीआई है डीएमके तो बीजेपी क्या होगा। ये तो राजनीतिक पार्टियों के नाम हैं, सीपीआई, डीएमके, बीजेपी, नीचे तो नहीं कहीं पार्टियों के नाम, नहीं नीचे नहीं लिखे हैं, खैर चलो यही सही है। आओ जरा देखा जाए, प्लेस वैल्यूज से समझते हैं, अक्षर श्रृंखला का कोई ना कोई खेल चल रहा होगा और अक्षर श्रृंखला के खेल से ही इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर कहता है कि यदि सीपीआई है डीएमके तो सी से डी क्या होता है, प्लस का 1 होता है, पी से एम प्लेस वैल्यू के आधार पे 16 से 13 हो रहा है यानी माइनस का 3 हो रहा है, और आई से के यानी 9 से 11 क्या हो रहा है, प्लस का 2। तो एक लॉजिक हमको मिला है +1 -3 +2 का। सेम काम बीजेपी में भी करें तो बीजेपी में अगर हम पहले +1 करते हैं, क्या करते हैं, +1 करते हैं तो सी मिलेगा। जे में माइनस का 3 करते हैं तो 10 - 3 होता है 7, तो क्या हो जाएगा, 7 किसकी वैल्यू होती है, जी की। और पी में प्लस का 2 किया जाए तो अगर हम करते हैं प्लस का 2 तो क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा, सी जी आर करके मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल प्लेस वैल्यूज को लिख करके प्रश्न का उत्तर बता देना। ठीक है, आइए, निम्नांकित युग्म संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और पेयर में दिया गया है, जो नंबर्स दिए गए हैं वो हमको पेयर में दिए गए हैं, जैसे 6 1 7 2 8 6 9 24 10 120 ऐसे पेयर में नंबर दिए गए हैं। इन पेयर के नंबर्स में कोई एक संख्या या कोई एक पेयर ऐसा है जो गलत है, जो गलत है वो वाला पेयर कौन सा है ये हमको पता करना है। ठीक, बताओ जरा इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से क्या है। सिंपल सा श्रृंखला दिख रही है, 6 फिर 7 फिर 8 से अगर आगे बढ़ोगे तो आपको दिख जाएगी श्रृंखला। बताओ जल्दी से उत्तर क्या आएगा इसका। आ गया, क्या उत्तर दे रहे हो, आओ देखा जाए। जब इस श्रृंखला को हम देखना शुरू करते हैं और 2 सीरीज की ओर अगर अग्रसर होते हैं तो ये श्रृंखला हमको दिख रही 6 से 7 प्लस का 1, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये श्रृंखला लगातार ऐसे ही आगे बढ़ती चली जा रही है ना, +1 +1 +1 करके हो रहा है। ठीक, नीचे वाली दूसरी श्रृंखला को देखते हैं, 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपस के डिफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस है, वहां पर और ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 10 ये श्रृंखला तो ठीक चल रही है। नीचे इस श्रृंखला को सेकंड वाली कंडीशन को देखते हैं,
तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से हो रहा है 6, फिर 6 से हो रहा है सीधा 24, 24 से हो रहा है 120। क्या लॉजिक लग रहा है? 1 से 2, 2 से 6, 6 से 24। देखो 1 से 2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 6 में 4 का गुणा करें अगर तो 6 चौको 24 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 6 चौको 24 मिल रहा है। 24 में अगर 5 का गुणा करें तो 24 पंचे कितना होता है? 120। ये भी सही लिखा, यानी यहां पर क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन चल रहा है लगातार 2 3 4 5 का। तो 120 में कितने का गुणा करेंगे? अब 6 का, तो 120 छक्का कितना होगा? 12 छंग 72 होता है, यानी ये 720 होना चाहिए था। ये 620 क्या लिखा है? ये 620 गलत लिखा है, यहां पर क्या होना चाहिए था? 720, क्योंकि 12 छंग कितना होता है? 72 होता है, और यदि 12 छंग 72 होता है तो 720 यहां पर होना चाहिए था। यानी कौन सा पेयर गलत है? ये वाला जो पेयर है ये पेयर गलत है, 11620 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे पास श्रृंखला का ही एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 462420 462 420 वाई एक्स 306 इज। अनुक्रम 462 420 वाई एक्स 306 में एक्स का मान क्या है? टर्म तो 2 दिए गए हैं, y भी दिया गया है, x भी दिया गया, लेकिन मान केवल हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x का। आओ जरा चेक किया जाए श्रृंखला में क्या बनेगा, देखते हैं। 462 है, 420 है और ये संख्या 306 है, तो माइनस हो रहा है। श्रृंखला लगातार क्या हो रही है? घट रही है। अगर घट रही है तो यहां पर कितना घटी? 462 से 420 पर जाते हैं तो माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 42 माइनस हो रहा है। ठीक है। फिर यहां पर 420 से y हमको नहीं पता क्या हो रहा है, y से x नहीं पता क्या हो रहा है, x से 306 पे चल रहे हैं और x का मान बताना है। तो क्या कर सकते हैं? अजम्पशंस लें। माइनस का 42 अगर है मान लो, ठीक, तो माइनस के 42 से कितना आगे जाएं? क्या माइनस का 40 करें, फिर माइनस का 38 करें, फिर माइनस का 36 करें? क्या ऐसा एक सेट बन सकता है क्या? -2 -2 -2 करके। ठीक है। आओ चेक करते हैं। 420 में से अगर 40 को घटाते हैं तो यहां पर हमारे सामने 380 आना चाहिए। ठीक है। 380 में अगर हम 38 को घटाएं, अगर ये सही है तो 36 यहां पे जो संख्या आएगी उसमें 36 घटाने पर 306 आना चाहिए। ठीक। तो अगर 380 आया है, 380 में अगर हम 38 को घटाते हैं तो कितना आएगा? अगर हम 380 में 38 को घटाएं यानी 40 को घटा दें सीधा सीधा, तो 340 और 342 कितना आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए 342, और 342 में यदि हम 36 को माइनस करें तो 306 आना चाहिए। एकदम सटीक बन रहा है। ठीक। श्रृंखला -42 से शुरू हुई थी, आगे अजम्पशंस लिया, -41 -40 ऐसे करके देख सकते थे, फिर -40 -38 -36 की कंडीशन को चेक किया तो -42 -40 -38 -36, यानी सिमिलर टर्म में माइनस के 2 को हम लोग यूज कर रहे थे, हर बार घटाते हुए चल रहे थे। और उसी क्रम में यहां पर 380 आया और यहां 340, यानी एक्स वाले टर्म में क्या आया है? एक्स वाले टर्म में आया 342, और उसने हमसे यही पूछा है कि श्रृंखला में x का मान क्या है। तो कितना आएगा? 342। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर से एक बार समझ लो श्रृंखला क्या थी। उसने हमको एक श्रृंखला दी है 462 420 x y x 306 में, पूछा कि x का मान क्या होगा। हमने चेक करना शुरू किया तो 462 से 440 पर गए तो माइनस का 42 हमको मिला। ठीक। इसके आगे हमको क्या चल रहा था ये नहीं दिख रहा था, तो जाहिर सी बात है एजम्पशंस लेना था। अब ऑप्शंस हमारे पास दिए थे 342 332 322 312। ठीक। तो क्या कर सकते थे कि अगर ये माइनस का 42 है तो एक अजम्पशन ले सकते थे कि -42 से पीछे चलें, माइनस का 41, फिर माइनस का 40, फिर माइनस का 39 ऐसे करें, या फिर दो का डिफरेंस है तो -42 -40 -38 -36। 462 से 306 हो रहा था, इसलिए एक एक के डिफरेंस का कोई लॉजिक नजर नहीं बन रहा था कि एक एक का कोई लॉजिक हम यहां पर यूज करें, इसलिए दो का मिनिमम एक डिफरेंस लिया। जैसे ही दो के डिफरेंस से आगे बढ़े, -40 -38 -36 किया तो 380 रिस्पेक्टिव 342 में 36 माइनस करने पर 306 आ रहा है। इसका मतलब 342 सही मिला हमको और x की वैल्यू होगी 342। ठीक।
आइए, कहता है यदि एब्सेंट का कोड ZYHVMG है तो प्रेजेंट का कोड क्या होगा। एब्सेंट का कोड क्या है, ZYHVMG, तो प्रेजेंट का कोड क्या होगा। लॉजिक पकड़ा जाए, विदाउट लॉजिक देयर इज नथिंग। और अगर लॉजिक को पकड़ते हैं तो लॉजिक क्या दिख रहा है कि सीधे सीधे अगर चले तो A से Z हो रहा है, और अगर A से Z कर रहे हैं तो ये तो अपोजिट दिखा। क्या B से Y है, देखो B से Y है, अगेन अपोजिट है। S का अपोजिट क्या होता है, H, तो यहां पर H लिखा हुआ है, यानी चल क्या रहा है, लॉजिक क्या है, लॉजिक है अपोजिट लेटर्स, अल्फाबेटिकल सीरीज के अपोजिट लेटर्स। अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 26 अक्षर होते हैं। यदि उन 26 अक्षरों को इस तरह से एक के नीचे एक 13 के सेट में लिखा जाए, दैट इज NO, तो यहां पर आता है आपके पास में Z, Y, फिर X, फिर W, यहां पर E, तो यहां पर V। इस तरह से ये श्रृंखला हमारे सामने बनती है। दैट इज A के अपोजिट क्या होता है Z, B के Y, C के X, D के W, E के V, एंड सो ऑन करते हुए L के O, M के N, ये अपोजिट होते हैं। ठीक, अपोजिट लेटर्स कौन किसके विरुद्ध होता है, कौन किसके सामने अपोजिट होता है, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था सिफिलोरक्स मेथड के अंतर्गत, बताया था ना, सिफिलोरक्स वाला जो एक टॉनिक दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, दूसरा, अपोजिट लेटर्स की वैल्यूज का योग हमेशा 27 होता है। ठीक है, अपोजिट लेटर्स की वैल्यू का योग कितना होता है, 27। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की 26, योग कितना है 27। बी की वैल्यू 2, वाई की 25, 27। सी की वैल्यू 3, एक्स की 24, 27। एल की वैल्यू 12, ओ की 15, 27। यानी अपोजिट लेटर्स का प्लेस वैल्यू का योग क्या होता है, 27 होता है। सिमिलरली एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की 8, 19 प्लस 8 27, ई की 5, बी की 22, 27। एन के अपोजिट में एम और टी के अपोजिट में जी आता है। ये लॉजिक बन गया कि अपोजिट लेटर्स का खेल यहां पर चल रहा है। तो प्रेजेंट का कोड अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P के अपोजिट क्या आएगा, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि अपोजिट लेटर्स का योग 27 होता है, तो 16 प्लस 11 कितना हो गया, 16 प्लस 11 27। तो 11 किसकी वैल्यू होती है, K की होती है। R की वैल्यू कितनी होती है 18, 18 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाए, 18 प्लस 9 27। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, I की, यानी श्रृंखला हमारी KI से शुरू होगी। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन KI से शुरू हो रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो E का अपोजिट V हो जाएगा, S का अपोजिट H हो जाएगा, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M और T का अपोजिट G। क्या मिलेगा, KIVH VMG। ठीक है, KIVH VMG कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, केवल और केवल अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू पर आधारित। ये एक्स वाई वाले सवाल काफी पूछे गए थे 2010 की परीक्षा की। अगर हम लोग बात करें तो 2010 की परीक्षा में ये एक्स वाई वाले सवाल, अभी देखो एक और एक्स वाई वाला सवाल हम लोगों ने किया था, एक ये एक्स वाई वाला सवाल हम लोगों को मिला। 1 3 7 x 31 y करके हमारे सामने लिखा हुआ है। कहता है वहां पर x की वैल्यू पूछी थी, कह रहा है यहाँ x और y के मान क्रमशः क्या होंगे ये बताइए। यहाँ पर x और y दोनों के ही मानों को क्या करना है, बताना है। ठीक, तो आप चेक करते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 से 3 ये प्लस का 2 हो रहा है, 3 से 7 ये प्लस का 4 हो रहा है। यहां पर नहीं पता, यहां पर नहीं पता, यहां पर नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं, दो स्थितियां दिख रही हैं। अगर ये प्लस का 2 है तो ये प्लस का 4 है, तो हो सकता है कि ये प्लस का 6 हो, ठीक है, या प्लस का 8 हो, ये प्लस का 10 हो, या तो सब जगह प्लस का 2 चल रहा होगा। एक ये स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति, ये दोगुना भी तो हो रहा है कि अगर पहले 2 है तो 2 का दोगुना 4, फिर 4 का दोगुना 8, फिर 8 का दोगुना 16, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है जरा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि 3 + 4 7 होता है, 7 में 6 को जोड़ें तो 7 और 6 कितना होता है 13। तो ऑप्शन में देखो एक जगह 13 दिया भी है, तो 7 और 6 कितना होता है 13, तो यहाँ 13 कर दें। लेकिन 13 में 8 जोड़ने पर तो 21 आएगा ना, यहाँ क्या लिखा है 31 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये +6 नहीं जोड़ा गया है, यहाँ 13 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 8 और 10 भी नहीं होना चाहिए। तो अब अगली स्थिति क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करके देखें कि अगर ये 2 है और 2 का दुगना 4 है तो 4 का दुगना क्या करें 8 कर दें, यानी प्लस का 8,
8 का दुगना प्लस का 16 और 16 का दुगना प्लस का 32 किया जाए, क्या अब ये आंसर हमारा बन पाएगा क्या? ठीक, और चेक करते हैं। तो 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है। एक्स की वैल्यू 15 कर सकते हैं। 15 में अगर 16 जोड़ा जाए तो 31 आता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? 15 में 16 जोड़ा जाए तो 31 आता है। और अगर 31 में 32 जोड़ दें, 31 में 32 जोड़ दें तो कितना आता है? 63। यानी x की वैल्यू 15 मिल रही है और y की वैल्यू 63 मिल रही है। कहां दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज राइट आंसर। ठीक, 15 और 63 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? 500 व्यक्तियों के एक समूह में 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं तथा 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? केवल की संख्या दी गई है और टोटल की संख्या जानना चाहता है। प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। बताओ पहले, फिर हम समझाते हैं। क्या उत्तर बनेगा? आओ देखा जाए। देखो, हमारे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप में। क्या है? कहता है 500 व्यक्तियों का एक समूह दिया गया है। कितने व्यक्तियों का समूह है हमारे पास में? 500 व्यक्तियों का समूह है। उसमें से 300 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। 300 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। और 120 व्यक्ति कैसे हैं? 120 व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक, यानी दो विषयों का खेल हमारे पास है, एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का। केवल कितने बोल सकते हैं, यानी केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने, ये उसने दे रखा है हमको। कहता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो ये हमारे पास हो गया हिंदी का। किसका हो गया? हिंदी का। ठीक, दोनों का कॉमन एरिया भी निकालना है। ये हमारे पास हो गया इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का हमारे पास हो गया। चूंकि उसने कहा है कि दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी दोनों का कॉमन भी हमारे पास में होगा। ठीक, अब टोटल हमारे पास कितना है? 500। उसमें से केवल हिंदी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल हिंदी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या 300। यहां पर तो नहीं रखेंगे ना, ये कॉमन एरिया है। वो लोग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या 300। फिर 120 किसकी संख्या है? केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 120। केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 120 है। अब कहता है दोनों को बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अगर हमारे पास टोटल व्यक्ति देखा जाए तो कितना है? 500। टोटल व्यक्ति कितना है? 500। और इन 500 लोगों में हिंदी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 है, इंग्लिश बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या 120 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 300 + 120 कितना बनता है? 300 + 120 बनता है हमारे पास में 420। ये 420 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 500 में से 420 क्या हो गए? निकल गए। 500 में से अगर हमने 420 को निकाल दिया तो हमारे पास कितना बच गया? बच गया 80। ये 80 किन लोगों की संख्या होगी? जो यहां पर आएंगे बीच में। ठीक है, और ये वो व्यक्ति हैं 300, 420, 80। टोटल कितना हो गया? 500। ये 80 उन लोगों की संख्या है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 80 इज राइट आंसर। 80 ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। द नंबर इन द एम्प्टी सेक्टर इज, रिक्त त्रिज्य खंड में संख्या है। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। 3, 5, 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। 3 + 2 5 + 3 8 + 5 13, यानी 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। लेकिन 13 में तो 9 जोड़ने पर 22 मिलेगा, यानी लॉजिक खराब, बेकार। दूसरा लॉजिक लगाया जाए, क्या लग सकता है? 3, 5, 8, 3 दूनी 6 करें और माइनस का करें 1, तो 3 दूनी 6, माइनस का 1 5 हो जाएगा। 5 दूनी
10 कर दें और माइनस का कर दें 2, तो 5 दूनी 10 माइनस का 2 कितना होता है 8। बैठ रहा है लॉजिक। फिर 8 दूनी कितना कर दें 16 और माइनस का कर दें 3, यानी 2 से कंटिन्यू गुणा करना है, 2 से कंटिन्यू गुणा करना है और -1 -2 -3 ये हमको बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 13 दूनी 26 और माइनस का 4 22। तो आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा 22 दूनी 44 और माइनस का 5, 44 माइनस 5 कितना होता है 39। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये मुझे लगता है 2013 वाले सेट में भी पूछा था, वही क्वेश्चन उठा करके फिर से 2010 में पहले पूछा था, 2013 के सेट में वापस रिपीट कर दिया था, है कि नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। टेलीग्राम दैट इज तार, ईमेल, फैक्स, मैसेंजर यानी कि संदेश वाहक। ये फेसबुक वाला मैसेंजर मत समझ लेना, फेसबुक मैसेंजर पूरा लिखा रहता है फेसबुक मैसेंजर, ये मैसेंजर आगे संदेश वाहक लिखा है। इनमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, ये हमको बताना है। कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट कौन सा है। हाँ, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स ये कैसे यूज किए सकने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से यूज करने वाले एप्लीकेशंस हैं कि नहीं। टेलीग्राम हो, ईमेल हो या फैक्स, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तो यूज नहीं किए जा सकते। संदेश वाहक का क्या होता है, संदेश वाहक तो कोई भी बना सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, जा कबूतर जा भी हो सकता है कि नहीं। पुराने जमानों में चील कौवा संदेश वाहक होते थे, फिर बॉलीवुड की फिल्मों में कबूतर संदेश वाहक हो गए, जा कबूतर जा मेरे प्यार की पहली चिट्ठी दे करके आ, है कि नहीं। तो संदेश वाहक अलग हो जाएगा, संदेश वाहक एक जीवित प्राणी हो जाएगा। जबकि जो तार, ईमेल या फैक्स हैं ये कैसे हैं, ये तार, ईमेल या फैक्स ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यूज से किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यूज से। जबकि जो संदेश वाहक है, संदेश वाहक कैसा होता है, लिविंग पर्सन, जीवित प्राणी संदेश वाहक बनता है जाकर के। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर उसने पूछा था कौन अन्य शब्दों से भिन्न है, तो यही संदेश वाहक ही हमारा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है, ठीक है, यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा, कैलेंडर विषय से पूछा गया क्वेश्चन है। अब चूंकि कैलेंडर का ये क्वेश्चन आ गया है सामने, तो एक बात आप लोगों से डिस्कस करनी है। वर्ष 2024 वाला जो सेट है, ठीक है, वर्ष 2024 वाला जो सबसे पहला सेट है, उस सेट में भी कैलेंडर विषय से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि गत कल के पहले वाले दिन फलाना दिन है, XYZ कोई दिन है, गत कल के पहले वाले दिन अगर XYZ कोई दिन है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। उस प्रश्न का आंसर मैंने जो बताया है। अब उसमें तमाम सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर तो सोमवार आएगा। इस पर अब एकदम रेलम पेल लगाए पड़े मैसेज की, कमेंट की, उसमें सर ये प्रश्न का उत्तर सोमवार आएगा, सर ये प्रश्न का उत्तर सोमवार आएगा, सॉरी सर आप बुरा मत मानिएगा ये गलत बता दिया। अरे चाचा गलत नहीं है, तुम गलत हो, तुम्हारी बुद्धि में जो भरा जा चुका है वो गलत है। कैसे समझाएं उस चीज को हम तुमसे, मैंने बताया था ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझाया था ना कि के पहले के बाद इन दिनों के चक्करों में मत पड़ना। अगर तुम्हारे सामने लिखा है 3 दिन पहले तो बस तुम 3 दिन तीसरे दिन पर जाकर के रुक जाना, 3 दिन के पहले एक और दिन चौथे दिन पे मत पहुंच जाना, ठीक, वरना क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। जो आंसर मैंने बताया है वही उसका ऑफिशियल आंसर है। ये जितने लोग आंसर दे रहे हैं सोमवार, सबके सब गलत हो। और यदि परीक्षा में प्रश्न आ गया और तुम सोमवार करके आए तो भटक करके फिर आओगे कि सर ये जो हम करके आए थे सोमवार ये आयोग ने गलत कर दिया। हमारा आयोग ने नहीं गलत किया है, तुम खुद गलत करके आए थे, तो आयोग तो गलत करबे करेगा। किस भाषा में आखिरकार तुमको समझाएं।
किस भाषा में तुमको प्रेम से बताएं कि डांट के बताएं, प्रमाण के साथ तुमको बता दिए कि भैया देखो एक एक दिन गिना करके दिखाए थे कि अगर ये तुम पहले और बाद में रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे उस चीज को, पता नहीं। अब वही है कि इतना कूड़ा मचा दिया गया है दिमाग में पहले से कि उसको साफ करते 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 समय लग जाएगा। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है यदि किसी महीने की कहता है यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है। अब बताओ कौन सी तारीख पूछ रहा है, 7 तारीख पूछ रहा है। कब पड़ती है, कब पड़ती है, रविवार के 2 दिन पहले। अब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि सर रविवार के 2 दिन और फिर पहले है, रविवार के 2 दिन पहले, तो रविवार तो हो गया, उसके 2 दिन क्या होता है, शनिवार और शुक्रवार के पहले क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार। तो अब तुम क्या बृहस्पतिवार लेकर के सवाल सॉल्व करोगे, पगला गए हो एकदम हैं। जब उसने कहा है कि महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार के 1 दिन पहले क्या आता है, इंक्लूडिंग रविवार। यहां पर रविवार को गिन के हुए पीछे जाओगे ना, मैं कहूंगा कि कल क्या पड़ेगा, तो आज से कल क्या पड़ेगा ये सब बताओगे ना। इंक्लूडिंग टुडे आप हमेशा बताते हो ना, तो अगर हमेशा इंक्लूडिंग टुडे हमको बताना होता है तो फिर वहां पर इंक्लूडिंग टुडे को काहे हटा देते हो, और 3 दिन बाद की बजाय तुम 3 दिन के बाद के बजाय तुम पहुंच जाते हो चौथे दिन पर, 5वें दिन पर पहुंच जाते हो। गजब यार बेवकूफी बनाए हो हैं, के पहले से बाद, के पहले से बाद, बर्बाद हो जाओगे परीक्षा में तुम ऐसे। तो 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती, रविवार के 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले क्या पड़ेगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे पड़ेगा। तो 7 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे। तो कहता है महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन, महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन, स्पेसिफाई कर रहा है कि 27 तारीख के बाद अगला दिन। तो 27 के बाद अगला दिन कौन सा आता है, 28। 27 के बाद अगला दिन कौन सा आता है, 28 आता है, यानी 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये तुमसे जानना चाहता है। 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये जानना चाहता है तुमसे। तो अब अगर 7 तारीख को फ्राइडे है, तो मैंने क्या बताया है, दिन हर 7 दिनों में अपने आप को रिपीट करता है। ऐसे कोई महानायक आए, वो कहते हैं, वो लिखे थे कि सर 7 दिन में कहां दिन अपने आप को रिपीट करता है, 8 दिन में दिन अपने आप को रिपीट करता है जाकर, मतलब एक से एक गधे भरे पड़े। आज कौन सा दिन है, शनिवार का दिन है, आज से चल रहे। अब ये शनिवार का दिन अपने आप को कब रिपीट करेगा मुझे बताना। शनिवार से 1 दिन बाद रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7वां दिन कौन सा निकल करके आ गया, शनिवार का दिन निकल करके आ गया। शनिवार है आज के दिन और आज से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो शनिवार से 1 दिन बाद रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। ये 7वां है ना, 3 3 6 और 7वां। तो 7वें दिन कौन सा निकल करके आ गया, शनिवार का। यानी हर 7 दिन में दिन अपने आप को रिपीट करता है ना, जब इंक्लूडिंग टुडे कर दोगे तब, ठीक है। तो हर 7 दिन में दिन अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि दिनों का चक्र 7 दिनों का। ऐसे ऐसे महानायक भरे पड़े, कहते हैं कि सर 8 दिन बाद दिन रिपीट होता है। एकदम गलत बता दिए कि 7 दिन में दिन रिपीट हो जाता है, एक से एक। क्या समझें, अब क्या बताएं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो भैया समझो, 7वें तारीख को कौन सा दिन है, फ्राइडे। तो कह रहा 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, 7 को फ्राइडे, तो 14 को भी फ्राइडे होगा, 7 + 7 14, 21 को भी फ्राइडे होगा, 28 को भी फ्राइडे होगा, ठीक। तो 28 को भी फ्राइडे ही आएगा। दूसरा, 7 से कितना आगे जाना है, 28। कितने विषम दिन मिल रहे हैं, कितने विषम दिन मिल रहे हैं हमको। यहां पर अगर विषम दिनों की संख्या देखें तो 18 3 21, 7 3 10 और 8 18, ठीक नहीं। तो 18 3 21, 21 में 7 का भाग दो तो 7 के 21, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 0 का मतलब यहां पर फिर से जिस दिन से चले थे उसी दिन हमारा आ जाएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब जहां से चलना शुरू करते हैं वहीं पर आ जाते हैं। तो अगर 7 को फ्राइडे है तो 28 को भी फ्राइडे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आओ देखा जाए। देखो एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने वेन डायग्राम का ही है। क्या कहता है, कहता है 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। यहां पर टोटल वैल्यू उसने हमको दी है 100 की, कि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हैं, 40 अंग्रेजी में
20 हिंदी में और 12 छात्र ऐसे हैं, कितनी संख्या दी है, 12 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही फेल हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, हमसे वो जानना चाहता है। ठीक, अनुत्तीर्ण का, फेल होने वाले छात्रों का डेटा दिया है और पास होने वाले छात्रों का डेटा हमसे जानना चाहता है। तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट हमारे पास है हिंदी का, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है अंग्रेजी का। टोटल वैल्यू हमारे पास है 100। ठीक है, 40 छात्र अंग्रेजी में फेल हैं, 20 हिंदी में और 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही फेल हैं। तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों की, 12। 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। अब केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लें। कहा है उसने कि 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, 40 छात्र टोटल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। 40 में से इस सर्कल में 12 ऑलरेडी आ चुका है ना, ये 12 किसकी संख्या है, ऐसे छात्रों की संख्या जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी फेल हैं। टोटल कितने फेल हैं अंग्रेजी में, 40। अगर टोटल अंग्रेजी में 40 फेल हैं और उसमें से 12 यहां पर आ गए, तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 40 में से 12 घटा दो 28। हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, 20। अब हिंदी में टोटल फेल हुए 20 छात्र, 12 कैसे हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हैं, 20 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया, 8। ये 8 ऐसे छात्र हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए। ठीक, फिर उसने हमसे पूछा क्या, अब टोटल फेल हुए लोगों की संख्या कितनी हो गई, टोटल फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हुए लोगों की संख्या केवल हिंदी में 8, हिंदी अंग्रेजी में 12 और केवल अंग्रेजी में 28। ये कितना हो गया, 12 8 20 और 28 48। 48 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए। 100 में से ये 48 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, पास होने वाले छात्रों की संख्या, टोटल वैल्यू 100 में से फेल होने वाले छात्रों की संख्या 48 को घटा दिया जाए तो कितना आता है, 52। ये 52 किस छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की जो कि पास हो चुके हैं। तो प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 52 इज राइट आंसर। ठीक, आई खत्म, लो 2010 का भी खेल खत्म कर डाला हम लोगों ने। ठीक है, 2010 का भी खेल खत्म कर डाला। तो जैसे ही 2010 का ये खेल खत्म हुआ, आरओ की विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो परीक्षा निरस्त हो गई हो या पूर्ण हो गई हो, हर परीक्षा की प्रीलिम्स में पूछे गए रीजनिंग के सवाल आप लोगों के सामने यहां पर मैंने ईयर वाइज करवा दिए। 2024 से पीछे बैकवर्ड चलते गए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी अलग बना है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। कई सारे बच्चे क्लास में कमेंट कर रहे थे कि सर जो मेंस में रीजनिंग विषय के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आरओ का जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी 140 क्वेश्चन का जीएस का एक पेपर होता है ना, वहां पर भी रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार मेंस के पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए उनको भी करा दो। तो ऐसा करेंगे, अब अगले सत्र में जब आपसे मिलेंगे, ठीक है, तो अगले सत्र में एक मैराथन क्लास लेंगे और आरओ मेंस की परीक्षा में रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न एक ही बार में खत्म करेंगे। ठीक है, तो मैराथन क्लास में मुलाकात करेंगे, लेकिन मैराथन होगी आपकी मंगलवार यानी ट्यूसडे को, जो कमिंग मंगलवार है। ठीक, और बाकी मंडे को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के सत्र को यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए और फिर आज के सत्र को समाप्त किया जाए। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से। इसका लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल ऐप है। किसी प्रकार की कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रही हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ कोर्सेस आपको वहां पर मिलेंगे, जैसे ये अधिकारी बैच है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स था, आरओ के लिए कोर्स है, सॉरी आरओ के लिए। ठीक है, प्री के लिए तो हो चुका है, आप अगर मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा आप दे रहे हो, एसएससी की या रेलवे की या यूपी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो रीजनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। A to Z कंप्लीट रीजनिंग, हर तरह के क्वेश्चन
हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये बैच लाइव है इस समय, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, केवल यूपीएसआई की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अलग अपने दिमाग को नहीं भटकाना चाहते हैं, तो शौर्य बैच करके आपको मिलेगा। ये भी कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा में रीजनिंग के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूं कहिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी विषय से पूछे जाते हैं तो वो रीजनिंग होता है। लगभग 55 से 57 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है। ये कुछ कोर्सेस हैं जो आपको ऐप पर मिलेंगे और इन कोर्सेस का लिंक डायरेक्टली आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। ठीक है, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्विजेस मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्लासेस वगैरह सब शेयर कर देता हूँ, और आप अपने डाउट भी डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अंत में इस क्लास को लाइक करना, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, लेकिन कर दोगे तो अच्छा ही है। तो आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त, ये करना भूलिएगा मत। अगले सत्र में करेंगे फिर से आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते लिखते रहिए बिना किसी तनाव के। आगामी परीक्षा आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले सत्र में, धन्यवाद।